सभी साथियों को नमस्कार। आज का जो अपना सेशन है ये हमने क्वेरी के लिए नहीं, जो अभी जून 2024 में डिप्लोमा का एग्ज़ाम होने वाला है। तो अनेकों सारे ऐसे लोग हैं जो 2024 जून में एकेडमी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो ये सेशन स्पेशली उन्हीं के लिए है, लेकिन बाकी लोग भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, आप लोग भी थोड़ा सा सुनेंगे, अच्छा रहेगा। तो सेशन का प्रारंभ करने से पहले एक छोटी सी रियल स्टोरी आप लोग को सुनाना चाहूँगा। दिल्ली के एक बहुत बड़े न्यूरोथेरेपी सेंटर की बात बता रहा हूँ। एक भाई साहब थे छत्तीसगढ़ से, और उन्होंने यूट्यूब पे देखा कि यहाँ न्यूरोथेरेपी सिखाई जाती है और बहुत हाई लेवल की सिखाई जाती है। बहुत सारी चीज़ें, एफिलिएशन वगैरह सब कुछ है। तो वो भाई साहब ने यूट्यूब से नंबर लेके फ़ोन करा कि मैं न्यूरोथेरेपी सीखना चाहता हूँ। तो सब कुछ बातें वगैरह हुई, कितने दिन का कोर्स है, क्या एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस है, क्या फ़ी वगैरह है। सब कुछ होने के बाद वो भाई साहब दिल्ली चले हैं, और उस समय उनकी उम्र लगभग होगी 23-24 साल। तो साथ में उनके पिताजी भी आए कि भैया बच्चा कोई नई जगह पे जा रहा है, क्या है नहीं है, कैसे 1-2 दिन साथ में रह के देख लेंगे। तो साथ में उनके पिताजी भी आए। वहाँ पे बहुत बड़ा सेंटर था, सेंटर पे गए, बैठे हुए थे। तो जो मेन वहाँ के सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट थे उनसे बात हुई, सब कुछ बात करके सेटिस्फाइड हो गए। बाहर आके बैठे थे वेटिंग एरिया में। तो जैसे अक्सर लोगों की आदत होती है 1-2 लोगों से सजेशन लेना। तो उन्होंने आसपास 2-3 लोगों से पूछा कि ये सेंटर कैसा है। तो कुछ पेशेंट थे, पेशेंट ने बताया कि हाँ ये सेंटर अच्छा है, यहाँ पे आए हैं, इलाज करवाया हमने, इसका फ़ायदा भी हुआ। कुछ लोग एडमिशन के लिए आए थे, तो उन्होंने कहा कि हाँ हम भी यूट्यूब देख के ही आए हैं। तो इतना करते करते रिसेप्शन पे एक लड़का बैठा हुआ था। अभी ये श्रीमान जी के लड़के से पूछा कि भाई साहब मैं अपने लड़के को यहाँ पे न्यूरोथेरेपी सिखाने के लिए लेके आया हूँ, तो क्या अच्छा है ये, यहाँ पे सीख के कुछ फ़ायदा होगा। तो रिसेप्शन पे बैठे हुए थे, उन्होंने तुरंत कहा कि हाँ जी बहुत बढ़िया सेंटर है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो श्रीमान जी ने पूछा आपको कैसे पता। तो उन्होंने कहा मैंने भी यहीं से न्यूरोथेरेपी सीखी है। बस इतना सुनते ही श्रीमान जी अपने बेटे को लेकर के वापस छत्तीसगढ़ चले गए। अभी ये चीज़ होने के लगभग 1-1.5 साल बाद मेरे को पता चला था। तो मेरे को ये नहीं समझ में आया कि आखिर इनके पिताश्री अपने बच्चे को वहाँ से ले के वापस क्यों चले आए, ऐसा क्या हो गया। तो काफ़ी समय बाद एक बार मौका मिला, उनसे मुलाकात हुई, तो मैंने पूछा। तो उन्होंने अपनी सोच के हिसाब से एक बात बताई कि जो बंदा 1.5 साल न्यूरोथेरेपी सीखने के बाद भी रिसेप्शन पे बैठा हुआ है, तो कल को मेरा बच्चा भी ऐसा ही हो जाएगा। इसलिए मैं उसको वापस लेके चला आया। अभी श्रीमान जी की सोच कुछ हद तक सही भी है, कुछ हद तक सही नहीं भी है। अब अभी के समय मतलब ख़ास करके बात करूँ तो 2010 के बाद न्यूरोथेरेपी बहुत एडवांस हो गई है। क्लासेस तो ऑनलाइन ऑफलाइन हो ही रहे हैं, एग्ज़ाम भी ऑनलाइन ऑफलाइन हो रहे हैं।
बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन 2010 के पहले ऐसा नहीं था। 2002 में जब मैं न्यूरोथेरेपी सीखने गया था, तो मैंने न्यूरोथेरेपी सीखना शुरू किया जाने के 4 महीने बाद। शुरुआत के 4 महीने मुझे क्या सिखाया गया? बर्तन धोना, कपड़े धोना, खाना बनाना, झाड़ू पोछा लगाना, क्लिनिक पे जाके बेडशीट बिछाना, पिल्लो कवर लगाना, हर चीज़ अपने जगह पर रखना, टेबल साफ़ करना, सारा फाइल उल सेट करना। 4 महीने सिर्फ और सिर्फ मेरा, और सिर्फ मेरा ही नहीं, 2010 के पहले जितने भी न्यूरोथेरेपिस्ट बंधु हैं, जिन्होंने भी न्यूरोथेरेपी सीखा होगा, थोड़ा या ज़्यादा ऐसे ही सीखा होगा। क्योंकि उस समय ये परंपरा थी कि एक इंसान को न्यूरोथेरेपिस्ट बनाने के साथ साथ आत्मनिर्भर बनाना है। कहीं ऐसी जगह पर चले गए जहाँ कोई नहीं है, तो खुद से अपना अपना सारा काम कर सके। तो ये छोटी सी स्टोरी सुनाने का मेरा मकसद यही था कि पूरे साल भर में, अब आंकड़ों में अंदर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं एक बार अंदाज़न बता रहा हूँ कि पूरे 1 साल में पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितनी जगह भी न्यूरोथेरेपी सिखाई जाती है, सबको अगर मिला के टोटल करें तो कम से कम 2 से 2,500 लोग हर साल न्यूरोथेरेपी सीखते हैं, न्यूरोथेरेपी का एग्ज़ाम देते हैं, सर्टिफाइड होते हैं। लेकिन उस हिसाब से देखा जाए तो हर साल 2,500 नए न्यूरोथेरेपी सेंटर होने चाहिए। चलो 2,500 नए नहीं होंगे, 500 लोग नए सेंटर खोलेंगे और बाकी 2,000 लोग सोचेंगे कि चलो कोई पुराने सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट हैं, उनके साथ काम कर लेते हैं। लेकिन कहने का मतलब कुल मिला के हर साल 2,500 नए न्यूरोथेरेपिस्ट हमारे इंडिया में आएंगे। अभी चलो इसमें से मान के चलते हैं कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में अगर 2,500 नए लोग न्यूरोथेरेपी सीख रहे हैं, तो 2,500 में 1,500 लोग ऐसे हैं जो न्यूरोथेरेपी सीख रहे हैं कि चलो अपने फैमिली में किसी को प्रॉब्लम है या खुद को कोई प्रॉब्लम है तो ठीक कर लेंगे। लेकिन 1,000 लोग पूरे साल भर में ऐसे हैं जो ये सोच के सीख रहे हैं कि मेरे को एक अच्छा न्यूरोथेरेपिस्ट बनना है, लोगों का इलाज करना है, ठीक करना है। लेकिन पूरे साल भर में ये 1,000 लोग भी नहीं दिखते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? कारण देखिए, सबसे पहला तो होता है कारण या तो नॉलेज में है कि हमने जो नॉलेज लिया वो सही तरीके से नहीं लिया, पहला ये कारण हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है कि हमने पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से की, बहुत अच्छे तरीके से की, एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे से दिया मैंने, प्रैक्टिकल भी बहुत अच्छे से दिया और मेरे नंबर भी बहुत आए। 300 में मेरे को 250 मिल गए, डिस्टिंक्शन मार्क। लेकिन उसके बाद जा कर के मैंने जब ट्रीटमेंट देना शुरू किया, तो मैं जब ट्रीटमेंट दे रहा हूँ तो उससे रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। तो रिज़ल्ट जब नहीं आ रहा तो पहला दिक्कत तो ये हो सकता है कि नॉलेज में कमी है, या तो हमने पूरा नॉलेज नहीं लिया है, और अगर पूरा नॉलेज ले लिया है फिर भी रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो स्किल है, हमारी जो दक्षता है कि हम टो फिंगर कितना बढ़िया तरीक़ा से देते हैं, हम किसी को पारखू कितना एक्यूरेट तरीक़ा से दे रहे हैं, हम किसी को एसिड पॉइंट दे रहे हैं तो उसको कितना दर्द होना चाहिए, ये सब चीज़ आता है स्किल में। तो कहीं ना कहीं स्किल में कमी रह गई है। अच्छा, एक थर्ड कैटेगरी भी होती है जिनके पास नॉलेज तो बहुत है और स्किल भी बहुत अच्छा है। मतलब स्किल मतलब किसी को एक बार छू दे तो उनकी आधी बीमारी ख़त्म हो जाए, लेकिन फिर भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, या होते हैं तो थोड़े टाइम के लिए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो तीसरी क्वालिटी होनी चाहिए, एटीट्यूड। ये देखो, एक सक्सेस ट्रायंगल होता है, नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड। तो कई लोगों में होता है नॉलेज बहुत अच्छा है, स्किल बहुत अच्छा है, लेकिन एटीट्यूड अच्छा नहीं है, उनका नज़रिया सही नहीं है। देखो,
मैं एक अच्छा न्यूरोथेरेपिस्ट हूँ, ये मानना मेरे लिए गर्व की बात है। लेकिन अगर मैं मानता हूँ कि मैं सबसे अच्छा न्यूरोथेरेपिस्ट हूँ, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, तो फिर ये मेरा एटीट्यूड गलत है। और मेरे को लगता है ऐसे एटीट्यूड के साथ कोई लॉन्ग टर्म सक्सेस को अचीव नहीं कर सकता है, चाहे नॉलेज और स्किल कितना भी बढ़िया रहे। तो कहीं ना कहीं जो पूरे साल भर में 1000 लोग जो न्यूरोथेरेपी में कैरियर बनाने की या एक प्रोफेशनली सोच लेकर के आते हैं और वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते, तो सबसे बड़ी कमी तो होती है नॉलेज की। नॉलेज में किस चीज़ की कमी, एक एक टॉपिक पे बात करेंगे। देखो, आज के टाइम में जितने लोग भी न्यूरोथेरेपी सीखने आते हैं या एग्ज़ाम देने के लिए आ रहे हैं, वो ऑलरेडी सीखने आने के पहले ही न्यूरोथेरेपी के काफ़ी सारे पॉइंट देख करके यूट्यूब में वो 2-4 लोगों पे आजमा चुके हैं, तभी उनका अट्रैक्शन बना है न्यूरोथेरेपी की तरफ। तो हम लोग अगर थ्योरेटिकल बात करें तो जो पेपर 2 जो होता है न्यूरोथेरेपी, उसके थ्योरी के बारे में तो हमें सब पता होता है, बहुत अच्छे तरीके से पता होता है कि पेन पॉइंट देने से क्या होता है, पैनक्रियाज एक्टिवेट होता है, 2 पेन देने से क्या होता है, सोमेटोस्टेटिन बनता है। ये सारे जो पेपर 2 के जो थ्योरेटिकल मैटर है, वो तो हमें लगभग अच्छी तरीके से आता है। नॉलेज में प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? नॉलेज में 2 जगह पे प्रॉब्लम आती है। पहला होता है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। अब एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पहला ही चैप्टर आता है सेल। सेल पढ़ के नींद आने लगती है, फिर सोचते हैं चलो बाकी पूरा न्यूरोथेरेपी सीख लेते हैं, बाद में इसको पढ़ेंगे। ज़रूरत नहीं है सेल पढ़ने की, कि उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है, एटीपी कैसे बनता है, सेलुलोज क्या चीज़ है, ज़रूरत नहीं है, अभी नहीं ज़रूरत है। लेकिन हाँ, एनाटॉमी फिजियोलॉजी ज़रूरी है कुछ कुछ चीज़ों में, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम आपको पता होना चाहिए। अभी कोई पेशेंट आया, उसको जी अल्सर है, तो कहाँ अल्सर है? पेट में अल्सर है। अरे भाई ठीक है, पेट में तो अल्सर ही पेट में ही होता है, लेकिन पेट में कहाँ अल्सर है यही नहीं पता है। अच्छा चलो, मान लो रिपोर्ट में लिखा हुआ है पेप्टिक अल्सर, अभी अपने को यही नहीं पता है पेप्टिक क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, ये कौन सा ऑर्गन है पेप्टिक। तो ये हमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी से पता चलेगा कि स्टमक को पेप्टिक भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे पेप्सिनोजन एंजाइम बनता है। इसके कारण स्टमक में अगर अल्सर हो जाए तो उसको पेप्टिक अल्सर कहते हैं। डियोडिनम में अल्सर हो जाए तो डियोडिनल अल्सर कहेंगे। तो हम मान के चलते हैं अरे यार अल्सर है, ठीक है, पेट में जख्म हो गया, लेकिन हमें पता होना चाहिए किस जगह जख्म हुआ है। अगर स्टमक में जख्म हुआ है तो ज़्यादा खतरनाक है, क्यों? क्योंकि स्टमक में एसिड की मात्रा ज़्यादा है। डियोडिनम में अगर हुआ है तो वो कम खतरनाक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे एसिड की मात्रा ज़्यादा है। अब फिर सिम्टम देखेंगे कि ब्लीडिंग भी होती है। हाँ, कभी कभी ब्लीडिंग आती है। अगर ब्लीडिंग थोड़ा ज़्यादा मात्रा में आ रही है तो जाहिर बात है कि डियोडिनम में अल्सर हुआ है। अगर ब्लीडिंग कम आ रही है, नहीं आ रही है, तो इसका मतलब स्टमक में हुआ है। तो इसके लिए एनाटॉमी समझना पड़ेगा कि स्टमक में हुआ तो भाई क्यों नहीं ब्लड आ रहा है? क्योंकि वहाँ पे इतना एसिड ज़्यादा है कि वो अगर स्किन से ब्लड निकलेगा भी तो एसिड उसको जला के ख़त्म कर देगा। वो डियोडिनम जेजुनम मिलियम पार करके हमारे स्टूल में नहीं आएगा। लेकिन जो डियोडिनम से अगर ब्लीडिंग आता है तो उसको ख़त्म करने वाला कोई नहीं है, वो एज इट इज़ हमारे ब्लड के साथ आएगा। तो ये कौन सा अल्सर है, ये समझने के लिए थोड़ा सा हमें डाइजेस्टिव सिस्टम का एनाटॉमी फिजियोलॉजी पता होना चाहिए। तो पहला तो है डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका एनाटॉमी फिजियोलॉजी अच्छे तरीके से पढ़िए। एग्ज़ाम से पहले छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से। उसके बाद सेकेंड एनाटॉमी फिजियोलॉजी की बात करें तो उसमें एंडोक्राइन सिस्टम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे बॉडी में कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, कौन कौन से एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और हार्मोन्स है, कौन कौन से मिक्स हैं, कौन कौन से ऐसे हैं जो ग्लैंड नहीं है फिर भी हार्मोन बनाते हैं। जैसे पैनक्रियाज, ये ग्लैंड नहीं है फिर भी हार्मोन बनाता है। हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड नहीं है फिर भी हार्मोन बनाता है। हमारा डियोडिनम ग्लैंड नहीं है
लेकिन फिर भी ड्यूोडेनम में हार्मोन बनता है। अभी सुन के चौंक गए होंगे ड्यूोडेनम में कौन सा हार्मोन बनता है, बोलूँगा तो याद आएगा कोलसिस्टोकाइनिन और सेक्रेटिन, ड्यूोडेनम में बनता है। तो ड्यूोडेनम कोई ग्लैंड नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पे हार्मोन बनता है। यूट्रस कोई ग्लैंड नहीं है, वहाँ भी हार्मोन बनता है। अभी आप सोचोगे यूट्रस में कौन सा हार्मोन बनता है, लेफ्ट ओवरी राइट ओवरी को तो समझ में आता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बनता है। यूट्रस में कौन सा हार्मोन बनता है, तो यूट्रस में रिलैक्सिन और प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो यूट्रस को दबाने का काम प्रोस्टाग्लैंडिन करता है और यूट्रस को फिर रिलैक्स करने का काम रिलैक्सिन हार्मोन करता है। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं जो ग्लैंड्स नहीं है फिर भी हार्मोन बनाते हैं। तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी में थोड़ा ये हार्मोनल सिस्टम भी पढ़ना ज़रूरी है। मेन अगर कहा जाए तो ये दो सिस्टम अगर हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पढ़ लेते हैं तो लगभग न्यूरोथेरेपी का हमारा 60% कवर हो जाएगा इन्हीं दो सिस्टम से। थोड़ा सा हाँ और अगर एडवांस जानकारी लेनी है तो फिर उसके बाद नर्वस सिस्टम होता है। हालांकि नर्वस सिस्टम बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, एक फास्ट सब्जेक्ट है, उतना लंबा चौड़ा समझने का ज़रूरत नहीं है। बस नर्वस सिस्टम को कितने भागों में बांटा गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर काम के आधार पे एएनएस और पीएनएस आता है। तो इस तरह से इसके जो पार्ट्स हैं, पार्ट्स पढ़ लीजिए कि कार्य के आधार पे कितने तरह के होते हैं, रचना के आधार पे कितने तरह के होते हैं, बस ये सारा चीज़ है। चौथा में अगर बात की जाए तो थोड़ा बहुत कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हार्ट और ब्लड सर्कुलेशन से कि मतलब नॉर्मली चीज़ें होती है। वेरिकोस वेन है तो समझ में आना चाहिए कि पैर में जब ब्लड नीचे से ऊपर की तरफ ग्रेविटी के अगेंस्ट में आता है तो उसमें भाल्व बने रहते हैं ताकि वो फिर से नीचे ना चला जाए खून। अब वही भाल्व ख़राब हो जाता है तो अपने को वेरिकोस वेन हो जाता है। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा ऊपरी तौर पे एनाटॉमी फिजियोलॉजी का ज्ञान रखना ज़रूरी है। तीसरा जो चीज़ होता है प्रैक्टिकल का, तो नो डाउट जो लोग ऑफलाइन क्लासेस कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, उनकी हर रोज़ प्रैक्टिस होती है। हर रोज़ नहीं भी हो पाए तो चलो हफ्ते में 2 दिन सैटरडे संडे तो कम से कर सकते हैं। प्रॉब्लम है जो लोग ऑनलाइन में हैं उनके लिए, तो उनके लिए भी मैं कहता हूँ कि एटलीस्ट हर रोज़ किसी एक व्यक्ति को ट्रीटमेंट दीजिए। भले घर के किसी फैमिली मेम्बर को कुछ हो गया है, थोड़ा बहुत सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है, बुखार हो रहा है, गैस हो रहा है, कुछ भी हो रहा है उसके लिए ट्रीटमेंट दे दीजिए। कुछ नहीं हो रहा नॉर्मल अजय नॉर्मल दे दीजिए। कोई अड़ोस पड़ोस में है, घुटने दर्द है, कमर दर्द, मतलब कहने का मतलब हर रोज़ कम से कम एक बंदे को आप ट्रीटमेंट दीजिए। ट्रीटमेंट देने से आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और साथ साथ स्किल भी बढ़ेगा। तो ये दो चीज़ है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी और दूसरा है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल पे ध्यान दीजिए क्योंकि जब एग्ज़ाम होगा थर्ड पेपर का प्रैक्टिकल का तो ये व्हाट्सएप पे वीडियो कॉलिंग में होगा और पूरे ऑल ओवर इंडिया में मान के चलिए कि 2500 एग्ज़ामिनर है, मैं भी हूँ उसमें। तो लेकिन किसी को ये नहीं पता कि किसका एग्ज़ाम किसके पास जाएगा, तो कोई भी ले सकता है। एटलीस्ट मेरे स्टूडेंट है तो मेरे पास तो एग्ज़ाम नहीं होगा, किसी और के पास ही होगा, जाहिर सी बात है। किसी और के स्टूडेंट है तो हो सकता है मेरे पास एग्ज़ाम हो। तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में क्या होता है, वीडियो कॉलिंग में पहले तो ये चीज़ है कि कुछ अपने बारे में बताओ, कैसे न्यूरोथेरेपी में आ गया है, ये वो 2-4 मिनट बातचीत हुई। अच्छा ठीक है, तो अभी तक किस तरह का आपने पेशेंट देखा है। अब यदि आपने बताया कि हाँ एक घुटने दर्द का मैंने पेशेंट देखा था या देख रहा हूँ, या माइग्रेन का एक पेशेंट देखा था या देख रहा हूँ, अगर ऐसा आपने जवाब दिया तो ये एक परफेक्ट आंसर है। अब क्या है, आपसे ज़्यादा सवाल जवाब नहीं होगा, या तो घुटने दर्द के बारे में ही पूछेंगे या माइग्रेन आपने बोला तो माइग्रेन के बारे में ही पूछेंगे। लेकिन आपने बोला कि नहीं अभी तक तो मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया है जी, या फिर हम तो हर रोज़ हमारे पास बहुत तरह के पेशेंट आते हैं, हर तरह के पेशेंट को हमने ट्रीटमेंट दिया है, घुटने दर्द को भी दिया है, कमर दर्द को भी दिया है, माइग्रेन, कॉन्स्टिपेशन, हर तरह के पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं। तब फिर क्या है, एग्जामिनर के पास एक ओपन ग्राउंड है। अभी वो कुछ भी सवाल आपसे पूछ सकते हैं। हो सकता है हार्मोनल डिसऑर्डर के बारे में पूछ दे, हो सकता है ऑटो इम्यून के बारे में कुछ पूछ दे, हो सकता है कुछ ऐसा बीमारी पूछ दे, बताओ क्रोन्स डिजीज़ के बारे में बताओ। अभी क्रोन्स डिजीज़ के बारे में साल में एक बार पढ़ा था, याद ही नहीं है कि उसमें क्या होता है, बस इतना याद है कि उसमें नॉर्मल अजय नॉर्मल देना है। तो ऐसा ओपन ग्राउंड जब रहेगा तो सामने वाला बंदा कुछ भी पूछ सकता है। तो जब भी वो पूछते हैं कि किस तरह के पेशेंट देखते हो तो 2-3 जवाब ही दीजिए कि सर हाँ घुटने दर्द से जुड़े हुए पेशेंट हमारे पास ज़्यादा आते हैं, या पैरालिसिस के जो भी एक्चुअल बात है, जिस तरह के पेशेंट को आप ट्रीटमेंट दे रहे हो, पहले डायबिटीज़ वाले पेशेंट को ही दे रहे हो,
मैं ये नहीं कहता कि हर रोज़ आप 10 लोगों को ट्रीटमेंट दे रहे हो, एक ही किसी को, इसीलिए मैं कहता हूँ कि रोज़ किसी एक बंदे को ट्रीटमेंट दो, तो आपको कम से कम एक बीमारी के बारे में बहुत सारा चीज़ पता हो जाएगा। जैसे आप किसी को डायबिटीज़ के लिए दे रहे हो, तो ट्रीटमेंट देते 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 ऐसा होगा कि 10 पेन तो यार रोज़ दे रहे हो, अब क्या करें, तो चलो एक दिन न्यू जीन्स दे के देखते हैं। या किसी से आपने बात करी, मैसेज किया, किसी फ्रेंड से बात करी, या मेरे से आपने पूछा, तो मैंने बताया कि हाँ न्यू जीन्स के साथ एक दिन पी हेपरिन भी दो या किडनी क्लियर दो, तो आपने वो दिया, तो आपको यही तो याद हो गया कि हाँ डायबिटीज़ वाले पेशेंट को न्यू जीन्स भी देते हैं और किडनी क्लियर भी देते हैं। तो अब जाहिर सी बात है, प्रैक्टिकल में अगर दूसरे बीमारी की जगह आपसे डायबिटीज़ के बारे में पूछा जाए तो आप ज़्यादा अच्छी तरीके से बता पाओगे, सिंपल सी बात है। तो इसी तरह किसी एक चीज़ पे कंसंट्रेट करके आगे की तैयारी करेंगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। रवि चौहान जी, कुछ इस पे आस्क करना है, कुछ पूछना है, कुछ क्वेरी है आज जो मैंने अभी बताया? नमस्कार सर। नहीं सर, सब क्लियर हो गया सर। चलो ठीक है। तो मैं ग्रुप में डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ा हुआ और एंडोक्राइन सिस्टम से जुड़ा हुआ PDF सेंड कर दूंगा, उसको थोड़ा पढ़ाई कीजिएगा, उसके हिसाब से तैयारी आगे करते रहना है। जितने लोगों को भी एग्ज़ाम देना है जून में, उसको कंटिन्यू करते रहेगा, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ डिप्लोमा एग्ज़ाम के विषय में बात करना था। अभी आगे बढ़ते, कुछ क्वेरी से रिलेटेड अगर बात हो, जैसे पहले इन्होंने रविंद्र जी आपने एक बार हैंड राइज किया था, एक बार अनम्यूट हो जाइए, बताइए। स्टार्टिंग में आपने हैंड राइज करा था। नमस्कार सर। जी नमस्कार जी, नमस्कार, बताइए। सर मुझे क्वेश्चन आपको ऐसा पूछने का है, सबके लिए काम में आने वाला है वो। जी जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। आरबीसी, WBC और प्लेटलेट्स, हाँ, वो हमेशा लोगों के कम तो होते हैं, नहीं बढ़ाने के लिए तो है अपने पास उपचार। ऐसा नहीं है, सबके कम होते, बढ़ता भी है बाबा। मेरा यही बोल रहा मैं, वही बोल रहा हूँ। लेकिन प्लेटलेट्स या WBC, आरबीसी बढ़ने के बाद कौन सा ट्रीटमेंट देना चाहिए? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। उसमें तो कुछ मुझे अभी तक ऐसा फार्मूला मिला ही नहीं है। ओके ओके, सही बात। बढ़ने के बाद कम करने के लिए देखो, सबसे पहली बात आपने कहा ना RBC, WBC, प्लेटलेट्स। अभी एक चीज़ समझो, इन तीनों का एक एक नाम और है, ये भी याद रखना, आगे कभी ज़रूरत पड़ सकता है। RBC लाल रहता है ना? हाँ भाई, ओके। तो ये लाल हीमोग्लोबिन बनता है इरेथ्रोपोइटिन नाम का एक केमिकल से, इसीलिए इसको इरिथ्रोसाइट कहते हैं। RBC को क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट। WBC किससे बना होता है? लिम्फ से बना होता है, तो इसलिए इसको लिम्फोसाइट कहते हैं, WBC को। और प्लेटलेट्स क्या करता है? ब्लड को क्लॉट करने का, थ्रोम्बोसिस करने का काम करता है, इसलिए इसको थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, ठीक है। नॉर्मली हम लोग ऐसा देखते हैं, एक ह्यूमन बॉडी के अंदर नॉर्मली 5 से 5.5 लीटर ब्लड होता है, और बहुत रेयरली ऐसा होता है कि डाउन हो जाए। हाँ, कब होता है? जब एक्सीडेंट हो गया, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गया, या कोई महिला का मान लो पीरियड्स बंद नहीं हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, तो कम हो जाएगा, नहीं तो नॉर्मली ये 5 से 5.5 लीटर रहता है। अभी सपोज किसी के ब्लड में WBC या हीमोग्लोबिन बहुत ज़रूरत से ज़्यादा है। देखो, कोई भी रेड वाला पार्टिकल, हीमोग्लोबिन हो गया, RBC हो गया, MCV हो गया, और क्या क्या उसमें 5-6 रहता है रेड वाले सेगमेंट में, वो कोई भी बढ़ गया तो आपका बोन जो है वो वीक होने लगेगा, हड्डी कमज़ोर होने लगेगा। तो अभी हम सोचेंगे कि यार ये RBC को कैसे कम करें, हीमोग्लोबिन को कैसे कम करें। तो कम करने का ट्रीटमेंट तो कुछ गुरुजी ने बताया नहीं, एक सिर्फ 2 पेन बता दिया है कि हाँ कुछ भी ज़्यादा हो जाए तो 2 पेन दे देना।
लेकिन सिर्फ 2 पेन देने से थोड़े ठीक हो जाएगा। तो वैसे मामले में बॉडी में हमें कैल्शियम के लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए हमें 125 DCC और किडनी क्लियर का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हो गया रेड वाला का। अगर कभी भी व्हाइट वाला चीज़ बढ़ गया, मतलब टोटल WBC काउंट बढ़ गया, या उसके अंदर जो पार्ट्स हैं अलग अलग, वो उसमें से कोई चीज़ बढ़ गया, मतलब व्हाइट वाला कोई चीज़ बढ़ गया, तो व्हाइट वाला कोई चीज़ बढ़ने का मतलब होता है कि पहले कुछ इन्फेक्शन आया था, इन्फेक्शन के लड़ाई के चक्कर में इतना ज़्यादा लिम्फोसाइट बन गया है, अब वो बढ़ा हुआ है। तो बढ़ा हुआ है तो उससे क्या है, प्रॉब्लम हो या नहीं हो, लेकिन फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर वो हमेशा बढ़ा हुआ रहेगा काफ़ी लंबे समय तक, तो उससे ऑटो इम्यूनिटी हो सकती है। ठीक है। तो कोई भी व्हाइट वाला जो बढ़ गया है उसको कम करने के लिए हमें ITF इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट फार्मूला जो है 30 मेडुला 6 ADR 6 ADR ये देना पड़ेगा, और इसके साथ साथ न्यूट्रल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। ठीक है। ओके सर। अच्छा, अब आते हैं तीसरा, प्लेटलेट। अगर प्लेटलेट्स बढ़ गया तो क्या होगा? प्लेटलेट बढ़ गया तो ब्लड बहुत जल्दी जल्दी क्लॉट होने लगेगा। सॉरी, जो आपने बताया ITF और उसके बाद न्यूट्रल ट्रीटमेंट, न्यूट्रल। और इसी तरह प्लेटलेट बढ़ेगा तो खून जो है गाढ़ा होने लगेगा, क्लॉटिंग होने लगेगा, तो उसको फिर पतला करने के लिए हेपरिन देना पड़ेगा। मल्टी हेपरिन सबसे अच्छा है। ठीक है। ओके सर। चलो आगे। ओके जी, आगे बढ़ते। उदय जी, आपने भी हैंड रेज किया है, बताइए। सर मेरी जो है ना खुली नहीं जा रही, मैं क्या करूं? अभी अब दिक्कत तो ये है, ट्रीटमेंट आपने लिया वो, अब मेन बात है। वो ट्रीटमेंट सर लगातार चल रहा है। वो जो आपने बताया था उस ट्रीटमेंट से कुछ जो ब्लैक स्पॉट्स है वो धीरे धीरे जो है ना वाइट होने लग गए थे, कम होने लग गए। ओके। और कुछ कुछ खुजली भी कम हो गई थी। अब 2-3 दिन से दोबारा फिर शुरू हो गई है। नाभि से लेकर घुटने तक चलता है। एक काम करिए फौजी, नाभि से लेकर बेल्ट तक जाता है, नाभि से बेल्ट तक जाता है, थाई के अंदर की साइड में दोनों तरफ घुटने तक जाता है। सुनिए, एक्चुअली क्या है कि स्किन से जुड़े हुए कई सारी छोटी मोटी अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम होती है। मतलब एक ही प्रॉब्लम है, अगर एक्जिमा की प्रॉब्लम है तो एक्जिमा में भी 8-10 प्रकार के होते हैं। अगर ल्यूकोडर्मा है तो उसमें भी 8-10 प्रकार का होता है। तो इसलिए एक चीज़ मैं सजेस्ट करूँगा, एक बार कोई डर्मेटोलॉजिस्ट से दिखा लीजिए, एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। कौन सा टेस्ट कराऊं सर? टेस्ट मत कराइए, मैं बोल रहा हूँ डर्मेटोलॉजिस्ट जो स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं ना, उनसे एक बार दिखा लीजिए। ठीक सर। वो आपको बता देंगे एक्चुअली कि भले वो टेस्ट करवाएंगे, हो सकता है एलर्जिक टेस्ट कराएं, ऑटो इम्यूनिटी टेस्ट कराएं, KFT भी करा सकते हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट बता देंगे कि हाँ ये प्रॉब्लम है। क्योंकि अभी आप वहाँ पे हैं, मैं यहाँ पे हूँ, हम लोग देख तो नहीं पा रहे हैं, और हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि देखने के बाद भी मैं बता पाऊँ कि हाँ एग्जैक्ट वही चीज़ है। लेकिन एक जो डर्मेटोलॉजिस्ट है उसने स्पेशली उसी चीज़ की पढ़ाई करी है, तो वो बता सकता है। हाँ, एक बार हमें पता चल गया कि हाँ ये अगर ड्राई एक्जिमा है या सोराइसिस है, क्या चीज़ क्या है, तो हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सर मैंने अभी दोबारा जो है इसको महसूस किया है कि जब ये शुरू पहले मेरे नहीं था, ये 3-4 महीने से चल रहा है। तो मैंने जो था ना बीच के अंदर जो अंकुरित दाल है कि उसके अंदर प्याज टमाटर खीरा वगैरह डाल के खाया है। अच्छा। नींबू भी खाया है।
और कल मैंने इसकी स्टडी करी थी, तो प्याज भी एक एलर्जी पैदा करता है ना, ये टमाटर। अच्छा, तो एक काम करिए, तो टमाटर में एक काम करिए, 2-3 दिन के लिए टमाटर बंद कर दीजिए, फिर देखिए। ना सर, मैंने बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बंद कर दिया है मैंने, आज के कल कर दिया था बंद। अच्छा, चलिए फिर इसका 2-3 दिन में इसका भी इफेक्ट दिखेगा ही दिखेगा। हाँ, तो मैंने 62 का गाल लीवर लिया था, और जो 1 पॉइंट गाल जो 6 और लीवर दोनों लिए थे, और उसके बाद में लिम्स, स्प्लीन है और थाइमस। चलिए बढ़िया है, ठीक है। तो अभी 2-3 दिन हो जाने दीजिए। जैसे आप बता रहे हैं ना कि टमाटर से हल्की सी एलर्जिक महसूस हो रही थी, तो हो सकता है उसके कारण हो रहा हो। अभी जैसे कल से आपने बंद कर रखा है, कल आज 2 दिन हो गया, 2 दिन और अभी मत खाइए, फिर देखिए क्या इम्प्रूवमेंट होता है, फिर उसके ऊपर आगे हम लोग कुछ कर सकते हैं। हाँ सर, मैंने अभी खट्टा, हर प्रकार का खट्टा बंद ही कर दिया। चलिए बढ़िया है, ओके जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। रवि जी कुछ पूछना है क्या? हाँ जी सर मेरी एक क्वेरी थी कि आईटीएफ को लेके। अच्छा, कि हम ये बोलते हैं कि जो इसका लो बीपी होता है, तो उसको हम आईटीएफ नहीं देना चाहिए क्योंकि उसके अंदर 30 मेडुला देंगे। हाँ तो 30 मेडुला नहीं देंगे, सिर्फ फिर 30 मेडुला नहीं देंगे, 6 ADR ही 3 बार दे देंगे। और इसका अगर किसी को लो बीपी है, उसको मान लो शरीर में इन्फ्लेमेशन है, तो उसको 30 मेडुला स्किप करके 6 ADR दे देंगे, या इसका आईटीएफ का कोई अल्टरनेट फॉर्मूला भी है न्यूरोथेरेपी में? ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ जैसे बता रहा हूँ, अगर नॉर्मली ट्रीटमेंट है 30 मेडुला फिर 6 ADR 2 बार, और अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है या लो बीपी है, 30 मेडुला नहीं देना तो 6 ADR ही 3 बार दे देंगे। और सर दूसरा सवाल ये है कि यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कि 30 मेडुला से बोलते हैं कि बीपी डाउन होता है, लेकिन 6 ADR से बोलते हैं बीपी हाई, मतलब अप होता है, तो फिर तो बैलेंस हो जाना चाहिए ना। नहीं देखो, सुनो, बैलेंस हो जाना चाहिए। 30 मेडुला से कम होता है, ठीक है, ये तो बात सही है। 30 मेडुला देंगे तो जो सिस्टोलिक ऊपर वाला जो होता है ना, जो 120 होना चाहिए, वो डाउन होता है। लेकिन हाँ, ज़रूरी नहीं है कि ADR देने से बीपी बढ़ेगा ही, क्योंकि ADR जो एल्डोस्टेरोन होता है, जो स्टेरॉयड होता है, वो बहुत इंटेलिजेंट हार्मोन है, ऐसे वो काम नहीं कर देता है। हाँ, अगर आपका बीपी लो है तो उस समय अगर आप 6 ADR देंगे तो वो उसको बढ़ाएगा, लेकिन ये नहीं कि आपका नॉर्मल है 120 है तो उसको बढ़ा के 140 कर देगा, ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सर, यही पूछना था। चलो ओके जी। प्रमोद जी एक बार अनम्यूट हो जाइए। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी, बताएं। सर एक ना हाइपर एकोजेनिक मेसेंट्रिक फैट इन लेफ्ट इलियाक फोसा में क्या होता है सर? ये सबसे पहले तो ये समझिए कि लेफ्ट इलियक फोसा क्या चीज़ है। इलियक मतलब क्या हो गया? इलियम से जुड़ा हुआ। इलियम मतलब क्या? हमारा छोटी आंत का सबसे लास्ट वाला भाग जो है, जिधर एब्जॉर्प्शन होता है, उसको इलियम कहते हैं। अब इलियम कोई छोटी सी वस्तु तो है नहीं, इसको कहते हैं छोटी आंत, लेकिन होती है सबसे लंबी। तो ये पूरे मतलब नाभि के आसपास ये पूरी फैली हुई है छोटी आंत। इलियम का हिस्सा थोड़ा नीचे के टाइप नेवल के ठीक पैरेलल में चलता है। तो अब पूरे पेट में फैला हुआ है, तो इसको जो घेर करके रखता है, जिसको हम लोग पेरिटोनियम कहते हैं। तो लेफ्ट साइड में जिस जिस जगह पे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन उस पेरिटोनियम को टच करता है, उस जगह को फोसा कहते हैं। अगर लेफ्ट साइड में टच कर रहा है तो लेफ्ट फोसा हो गया, राइट साइड में टच कर रहा है तो राइट फोसा हो गया। अब टच कौन सा कर रहा है? मान लो राइट साइड में डियोडिनम टच कर रहा है तो उसको कहेंगे राइट डियोडिनल फोसा। उसी तरह अगर लेफ्ट में जेजुनम टच कर रहा है कहीं पे तो उसको कहेंगे लेफ्ट जेजुनल फोसा। तो वैसे ये क्या है? लेफ्ट इलियक फोसा, मतलब लेफ्ट साइड में जहाँ पे इलियम पेरिटोनियम के साथ टच करता है
वहाँ पे कुछ गड़बड़ है।